नमस्कार दोस्तों। और मुझे उम्मीद है आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई पुस्तक जिसका नाम है साहित्य के पथ प्रदर्शक। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको मालूम हो जाएगा कि 11 महान विभूतियाँ इनके साक्षात्कार हैं इस पुस्तक में, और इसके रचिता हैं डॉक्टर अशोक बैरागी जी। आप देख सकते हैं जी। दोस्तों, तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी, आपके साथ चर्चा करूंगी। हार्ड बाउंड में पुस्तक है, 2022 में प्रकाशित हुई है और अयन प्रकाशन से आई है। मूल्य 450 रुपये और पृष्ठ 192। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी अशोक जी के बारे में। गांव ढुराना, सोनीपत निवासी हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा जो मायका है, पेरेंट हाउस, वह भी सोनीपत में है। तो इस तरह से तो मुझे अच्छा लगता है कि जैसे मेरे पैतृक शहर में कोई साहित्यकार है तो एक आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता है। तो बहुत अच्छी बात है अशोक जी। और अब बताती हूँ कि इन्होंने एमए किया, हिंदी में बीएड किया है, प्रभाकर किया है, नेट जेआरएफ किया है, पीएचडी किया जी। पीएचडी करने के बाद ये हिंदी प्राध्यापक हैं। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय हावड़ी है ये, कैथल में जी। तो ये था इनका परिचय। और अब मैं बताना चाहूँगी कि इस पुस्तक के बारे में हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। और प्राकथन लिखा है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, निदेशक जो हैं हरियाणा अकादमी के, उन्होंने लिखा है। अब देखती हूँ, बताती हूँ मैं क्या लिखा। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा की साहित्यिक परंपरा सरस्वती नदी के किनारे वेदों की रचना से प्रारंभ होकर महर्षि वेदव्यास, संत कवि सूरदास, पंडित लक्ष्मीचंद, हाली पानीपति और बाबा फरीद के मार्गदर्शन को समाहित करती हुई वर्तमान रचना धर्मिता तक पहुंची है। दोस्तों, मुझे गर्व है इस बात का कि फरीदाबाद निवासी हूं मैं, और संत कवि सूरदास जी और बाबा फरीद की नगरी है फरीदाबाद। तो ये दोनों महान विभूतियाँ, ये उनकी धरती, और मैं इस धरती पर, ये मेरा कर्म क्षेत्र है ये। तो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद त्रिखा जी ने कहा है कि मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि डॉक्टर अशोक बैरागी की साहित्य के पथ प्रदर्शक शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन अकादमी की पुस्तक प्रकाशनार्थ प्रोत्साहन योजना 2020 के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ऐसा त्रिखा जी ने लिखा। और यह पुस्तक अशोक जी ने समर्पित की अपने माता पिता को। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, इनकी चित्र है ये इनका। तो इन्होंने क्या लिखा है, ये लिखते हैं कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पिता श्री एवं माता श्री के श्री चरणों में सादर समर्पित, जिनके लाड प्यार, त्याग और तपस्या से मेरा व्यक्तित्व निर्मित हुआ। ऐसा अशोक जी ने लिखा है। और उसके बाद देखिए मनोज जी हैं, उन्होंने क्या लिखा है भूमिका में। डॉक्टर मनोज कुमार भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में राजभाषा जनसंपर्क अधिकारी और साहित्य लेखन करते हैं। ये मनोज जी ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर अशोक बैरागी ने यह जो पुस्तक लिखी है, जिन साहित्य सेवियों से बातचीत की है, वे अपने आप में एक मानक हैं। बाल कवि बैरागी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रकाश मनु का सृजन बाल साहित्य की श्रेष्ठतम कसौटी है। अच्युतानंद मिश्र जैसे गुणी सहृदय पत्रकार से प्राप्त ज्ञान, राजकिशन नैन सरीखे गवई गांव के छायाकार और व्यास सम्मान से सम्मानित चंद्रकांता से संवाद अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रभाकर क्षत्रिय जैसे विवेकशील संपादक की साहित्यिक पत्रकारिता और चिंतन दृष्टि जगजाहिर है। वहीं राम कुमार आत्रेय के संवाद में गांव की माटी की गंध सुवासित हो रही है। जहां डॉक्टर वंशी ने संत साहित्य को और डॉक्टर भाटिया ने लघु कथा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का अनुकरणीय कार्य किया है, वहीं डॉक्टर पूरण चंद और डॉक्टर श्याम सखा ने हरियाणवी संस्कृति के विविध आयामों को सहेजा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि वैसे भी संत और साहित्यकार सभी के साझे होते हैं और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही लिखा इन्होंने। और उसके बाद आत्मकथा में अशोक जी ने क्या कहा, इन्होंने लिखा है कि शोध कार्य के दौरान
मुझे अनेक साहित्य सेवियों और साहित्यिक पत्रकारिता से जुड़े लोगों से मिलने और उनके काम को देखने का मौका मिला, लेकिन इनमें से कईयों के साहित्यिक और सामाजिक सरोकारों ने मुझे अंदर तक छोड़ दिया। उन सबकी निकटता पाकर मन में एक जिज्ञासा उठी कि साहित्य सृजन और साहित्यिक पत्रकारिता से जुड़े इन विद्वानों से मुझे अधिकाधिक भेंट करनी चाहिए, ताकि मैं समझ सकूं कि लिखने से पहले ये लोग कितना चिंतन मनन करते होंगे। और ये जानने का भी मन था कि इनकी जीवन शैली और इनकी रुचियां कैसी होगी। और इन लोगों के प्रति मेरी इसी प्रबल आसक्ति का सुफल है साहित्य के पथ प्रदर्शक नामक मेरी अभिनव पुस्तक। तो दोस्तों, पाठकों के लिए भी ये अच्छा है, उन्हें भी पता चलेगा कि ये साहित्यिक विभूतियों की इनकी जीवन शैली कैसी, इनकी रुचियां कैसी हैं। तो साक्षात्कार के द्वारा इन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए अशोक जी ने, और उनके उत्तर दिए सभी ने। और इन्होंने लिखा है कि 11 वर्ष लगे इनको इस पुस्तक को लिखने में, पर दुखद बात यह रही कि बाल कवि बैरागी, बलदेव वंशी, प्रभाकर क्षत्रिय और राम कुमार आत्रे, ये 4 विभूतियाँ ये हमसे जुदा हो चुकी हैं, हमारे बीच नहीं रही, ये इन्होंने लिखा। तो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ इस पुस्तक के बारे में मुझे क्या लगा कि 11 साहित्यिक विभूतियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर खूब चर्चा हुई इस पुस्तक में। प्रश्नों की बौछार तले सभी खूब भिगोए गए। अशोक जी ने प्रश्नों के माध्यम से इनके विचार जाने और साहित्य की दशा और दिशा पर खूब चर्चा हुई। गहन चिंतन उभर कर आया, चिंता व्यक्त हुई, और कि कलम के माध्यम से कैसे जो समाज की विसंगतियाँ उनका कैसे निदान किया जाए। प्रश्नों के उत्तर पढ़ने के बाद इन विभूतियों का व्यक्तित्व मानो आंखों के समक्ष आ खड़ा हुआ। और मेरी खुशकिस्मती है कि 6 विभूतियों से मेरी मुलाकात हो चुकी है, और मैं बताती हूँ इनमें से। और इनमें से 6 कौन कौन से हैं। मेरी मुलाकात हो चुकी है डॉक्टर बलदेव वंशी, डॉक्टर चंद्रकांता, राम कुमार आत्रे और श्याम सखा श्याम, प्रकाश मनु, अशोक भाटिया, इन सब से मेरी मुलाकात हो चुकी है। और मेरी खुशकिस्मती है कि इनमें से 2 फरीदाबाद निवासी हैं, प्रकाश मनु जी और बलदेव वंशी जी। तो ये है इस पुस्तक के बारे में। और पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि साहित्य के विषय में जो जो शंकाएं थी, जो उमड़ घुमड़ उठती थी, उन सब का उत्तर हमें मिल गया इसके ज़रिए। और नव लेखकों के लिए भी यह पुस्तक दर्शक का कार्य करेगी। काबिल तारीफ़ है अशोक जी का यह प्रयास। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी मैंने पुस्तक में क्या क्या देखा, आप भी सुनिए। मैं थोड़ा सा अनुक्रमणिका के बारे में बताना चाहूँगी, आपको मालूम हो जाएगा कि किस इनके क्या विषय रहे। बाल कवि बैरागी जी का विषय था हिंदी राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी। अच्युतानंद मिश्र जी ने कहा कि साहित्यिक पत्रकारिता के प्रकाश स्तंभ है अज्ञेय। और डॉक्टर बलदेव वंशी जी ने भी कहा कि अज्ञेय जी सिद्धि लेकर प्रसिद्धि की ओर बढ़े हैं। और डॉक्टर चंद्रकांता जी ने कहा कि मनुष्य ही साहित्य के केंद्र में होना चाहिए। डॉक्टर प्रभाकर क्षत्रिय जी ने कहा बाजारवाद भाषा और लिपि को नष्ट करने का सबसे कारगर उपाय है। और राम कुमार आत्रे जी ने कहा भूमंडलीकरण के दौर में मौलिक संस्कारों का संरक्षण जरूरी है। डॉक्टर पूरण चंद शर्मा ने कहा लोक संस्कृति सरिता सी अविरल धारा है। डॉक्टर श्याम सखा जी ने कहा कि लेखक जब समय की कसौटी पर खरा उतरता है तब उसे यश मिलता है। प्रकाश मनु जी ने कहा बाल साहित्य सृजन मेरे लिए ईश्वर का कार्य करने जैसा है। डॉक्टर अशोक भाटिया ने कहा कि श्रेष्ठ साहित्य मन की धुंध और जाले साफ करता है। और राजकिशन नैन जी ने कहा घुमकड़ी मेरे जीवन की मूल पूंजी है। तो ये था थोड़ा सा परिचय, थोड़ा सा तो मैं बताना चाहूँगी। बाल कवि बैरागी जी ने उन्होंने कहा कि आज के वैज्ञानिक युग में अत्यधिक संवाद एवं संचार यंत्रों ने मनुष्य को ना तो सामाजिक रखा ना पारिवारिक। आज मनुष्य एकाकी होता जा रहा है। इन्होंने चिंता व्यक्त की। इन्होंने कहा कि हिंदी आज तक संवैधानिक तौर पर राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हो पाई। इसका मुख्य कारण है, इन्होंने कहा कि हिंदी आज़ादी से पहले भी ये मानते हैं कि ये तो पहले भी राष्ट्रभाषा थी, आज भी और कल भी रहेगी। तो इन्होंने कहा हिंदी का संघर्ष राजभाषा का नहीं अपितु राष्ट्रभाषा का नहीं अपितु राजभाषा का है, ऐसा इनका मानना है। उसके बाद देखते हैं अच्युतानंद मिश्र जी ने क्या कहा। प्रश्न मैं नहीं पढ़ रही, तो ये आप पढ़ेंगे पुस्तक तो पता चलेगा। मैं थोड़े थोड़े विचार बता रही हूँ।
इन्होंने लिखा कि अगेय जी की पत्रकारिता राष्ट्रवादी पत्रकारिता थी और उनकी दिशा भी बिल्कुल स्पष्ट थी। और बलदेव वंशी जी ने क्या कहा, इन्होंने बलदेव वंशी जी ने भी संत समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने कहा है कि जीवन में सफलता का क्या रहस्य, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा आस्था, विश्वास और श्रम, ये 3 बातें इन्होंने कही। और डॉक्टर चंद्रकांता जी, इन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण के बारे में कहा कि मूल्य और मान्यताएं मनुष्य या स्त्री की बेहतरी के लिए हैं, उन्हें हमें जरूर मानना चाहिए और हम उनका आदर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मूल्य नहीं हैं, वे केवल बनी हुई धारणाएं हैं, जैसे ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, पुरुषों के साथ बात नहीं करनी, ये मूल्य नहीं है और वर्तमान में ये चीज़ें समाप्त हो रही हैं। तो ये इनका मानना है। और कहती हैं कि वे स्त्रियां सीमित नहीं रही, वे सेना में भी हैं, ऑफिस में भी हैं, वे घर तक सीमित नहीं। और उन्होंने आगे कहा कि मैं स्वच्छंदता का बहुत विरोध करती हूँ, ये इन्होंने कहा। उसके बाद हैं डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय जी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाषाई विविधता होनी चाहिए, उन्हें पूरी तरह फलना फूलना चाहिए, उनके विकास के पूरे प्रयत्न किए जाने चाहिए, लेकिन उनको जोड़ने वाली और पूरे देश को चलाने वाली एक केंद्रीय भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद आते हैं राम कुमार आत्रे जी, मुझे भी बहुत दुख है इनके जाने का। 2018 में एक दुर्घटना में हम इन्हें खो चुके हैं। इनके एक पुस्तक की समीक्षा भी मैंने की थी, इनसे मेरी मिली भी हुई हूँ इनसे। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी अज्ञेय के बारे में कहा कि विनाश काल तो नहीं कहना चाहिए। इन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो आज का समय विकास काल मानते हैं, विनाश काल नहीं है, क्योंकि वैश्विक ग्राम की अवधारणा मानवीय एकता के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा मानना है राम कुमार आत्रे जी का। और अगला देखते हैं, अगला है डॉक्टर पूरन चंद शर्मा जी। ये कहते हैं कि देखिए, परिवर्तन प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता, ये मानते हैं। तो ये कहते हैं कि परिवर्तन को थोड़ी मायूसी से मैं देखता हूँ, क्योंकि इसमें संस्कारहीनता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये चिंता व्यक्त करते हैं इस बात को लेकर। और डॉक्टर श्याम सखा श्याम, ये हरियाणा अकेडमी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, आजकल पंचकुला में हैं। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि जो इनसे पूछा गया वर्तमान मीडिया अपने सरोकारों का निर्वाह पूरी तरह नहीं कर रहा, बल्कि सनसनीखेज पत्रकारिता करके केवल मुनाफे और टीआरपी के पीछे ज़्यादा दौड़ रही है। तो ये कहते हैं आपकी बात सही है, लेकिन मैंने कहा ना, बदलाव आएगा, थोड़ा समय लगेगा। जब लोग सनसनी से ऊब जाएंगे तो उन्हें मीडिया के स्वार्थ का पता लगेगा और वे वापस लौट आएंगे, ये आशान्वित हैं। तो देखिए, प्रकाश मनु जी बाल साहित्य सृजन इन्होंने किया, 25 वर्ष तक इन्होंने नंदन के साथ जुड़े रहे। हम छोटे होते थे तब हम नंदन पढ़ते थे, बहुत अच्छी लगती थी हमें। तो देखिए ये क्या कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है बच्चों के लिए लिखने का आनंद ही कुछ हो रहा है, और सत्य ही है कि आज बच्चों के लिए लिखते समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। और अगली कड़ी में लिखा है डॉक्टर अशोक भाटिया जी। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ये तो लघु कथा में इनका बहुत अच्छा खासा नाम है, एक बहुत अच्छा ऊंचा स्थान है इनका। ये कहते हैं लोक विश्वास और अंधविश्वास में अंतर कैसे किया जाए। इसके उत्तर में कहते हैं कि लोक विश्वास हमारे जीवन में घुले मिले रहते हैं, हमारे रीति रिवाज का एक हिस्सा हैं, जीवन से निरसता को हटाकर उसमें उमंग भरते हैं। तो लेकिन कहते हैं कि कभी कभी लोक विश्वास भी विवेकहीनता के कारण हमें अंधविश्वास में धकेल देते हैं, उससे बचने की ज़रूरत है, इनका मानना है। और इसी कड़ी में राजकिशन नयन जी, इन्होंने तो पूरा जीवन घुमकड़ी में बिताया, और इनका और मेरे में एक समानता ये रही कि इन्होंने भी 51 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और मैंने भी 51 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, और हम दोनों ही साहित्य सेवा में तब से जुटे हुए हैं।
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मेरी एक पुस्तक की समीक्षा की, तब इनसे मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई। देखिए, पहले साहित्यकार हैं देश के अकेले जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के धरोहर संग्रहालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के टैगोर ऑडिटोरियम और हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के परिसर भवन में हरियाणवी लोक जीवन से संबंधित स्थायी चित्र दीर्घाएं स्थापित की गई हैं। तो ये क्या कहते हैं, इनसे पूछा गया कि आजकल जो युवा बच्चे हताश निराश हैं, घुटे घुटे रहते हैं, तो आप इनके पीछे कौन से कारण मानते हैं। इन्होंने कहा कि उनके बचपन को सुखद बनाने वाली सारी चीज़ें जो हमारे पास थी, हमने सब खत्म कर दी, सब छीन ली उनसे। तो ये कहते हैं कि इसके कारण हम स्वयं हैं। इनका ये मानना है कि हम ही दोषी हैं। और अंत में इन्होंने कहा, संदेश दिया इन्होंने युवाओं को और बाल पाठकों को कि उनको चाहिए कि वे अपने भाग्य के दास नहीं अपितु उसके स्वामी बनकर जिएं, क्योंकि परिश्रम ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करता है। हितोपदेश में स्पष्ट लिखा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो उद्यम करना पड़ता है तभी काम सिद्ध होते हैं। सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप ही हिरण प्रवेश नहीं करता। तो मुझे लगता है कि मैंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पुस्तक के ज़रिए काफ़ी कुछ पता चल गया होगा कि इसमें क्या है। हम बहुत कुछ जान सकते हैं इस पुस्तक से। तो दोस्तों, मेरा आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे विदा दें। शुक्रिया दोस्तों।